Warm greetings to all of you. I, Dr. Vishnupriya Timani, Assistant Professor, Department of Accountancy and Business Statistics, welcomes you all. This is the second video of the topic Methods of Sampling. In our previous video, we have discussed about the four important methods of random sample: simple random sample, systematic sample, stratified sample and cluster sample. इन चारों ही जो मेथड्स हैं इनमें हमने देखा था कि किस तरीके से हम लोग सैंपल को फ्रेम करते हैं, और हमारी यही कोशिश रहती है कि अगर आपकी पॉपुलेशन में अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स के लोग हैं, यूनिट हैं, तो वो सभी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमारी सैंपल में भी इंक्लूड हो जाएं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो मेथड है, दैट इज़ मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। जो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है वो रेस्ट्रिक्टेड जो रैंडम सैम्पलिंग था हमारा, उसका फोर्थ सब पार्ट है। यानी कि तीन जो पार्ट हैं, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक और क्लस्टर, वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। और फोर्थ वन जो है वो है हमारा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग मेथड, जो हम क्या कर रहे हैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब देखिए, इन सिंपल टर्म, इन मल्टी स्टेज सैम्पलिंग लार्ज क्लस्टर्स ऑफ पॉपुलेशन आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर क्लस्टर। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है वो कब की जाती है, जब आपका रिसर्च एरिया बहुत ज़्यादा वाइडर होता है और यू डोंट हैव द टाइम एंड रिसोर्सेज टू कंडक्ट द रिसर्च ऑन ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन और ईच ऑन एवरी स्टेज ऑफ द पॉपुलेशन। सपोज एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि यू वॉन्ट टू कंडक्ट द रिसर्च ऑन द इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस ऑन प्राइमरी स्टूडेंट, यानी प्राइमरी स्टूडेंट्स पर ऑनलाइन क्लासेस का क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इस बात पर आप रिसर्च करना चाहते हैं। तो अब देखिए, आप सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया डिसाइड करेंगे कि मैं किस एरिया के स्कूल्स में जाऊं और उनके बच्चों से डेटा कलेक्ट करूं। तो अब अगर आप मान लीजिए सबसे पहले इंडिया में ही ये कंडक्ट करना चाहते हैं रिसर्च, तो इंडिया के बाद आप देखेंगे कि देयर आर 20 स्टेट्स इन द इंडिया, तो मैं कहाँ जाऊँ। तो आपने राजस्थान सेलेक्ट कर लिया। अब राजस्थान स्टेट भी जब आपने सेलेक्ट कर लिया तो देयर आर 33 डिस्ट्रिक्ट्स इन द राजस्थान। तो अब आप क्या सभी 33 डिस्ट्रिक्ट्स में जा सकते हैं? नहीं। आपको लगता है कि आप जयपुर में रह रहे हैं तो जयपुर विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू, तो आपने उसमें से भी क्या किया, एक और स्टेट सेलेक्ट कर ली, डिस्ट्रिक्ट। यानी आपने पहले कंट्री से स्टेट डिसाइड करी, स्टेट से फिर आप नेक्स्ट स्टेज में आए, डिस्ट्रिक्ट में। अब जयपुर भी बहुत बड़ा है, बहुत दूर तक फैल गया है और देयर आर मोर देन 1000 प्राइमरी स्कूल्स इन दी जयपुर। तो अब आपके पास इतना रिसोर्स या टाइम नहीं है कि आप सारे के जो 1000 स्टूडेंट हैं, 1000 जो आपके अलग अलग स्कूल्स हैं, वहाँ पर आप इंडिविजुअली जाकर डेटा कलेक्ट कर सकें। तो अब आप क्या करेंगे, एक एरिया डिसाइड कर लेंगे। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि आई विल कंडक्ट द रिसर्च इन मालवीय नगर एरिया। अब मालवीय नगर एरिया में भी आपके जो प्री प्राइमरी स्कूल हैं वो मोर देन 100 स्कूल्स हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। तो अब आप क्या कर रहे हो, उसमें से भी आपने क्या किया, 4 जो स्कूल हैं या 3 जो स्कूल हैं प्री प्राइमरी वाले, वो आपने क्या करे, चूज़ कर लिए। तो इसका मतलब मल्टी स्टेज में आपने क्या किया है, आप धीरे धीरे अपने क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन को शॉर्टन करते जा रहे हैं, स्मॉलर करते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्टेज वाइज। पहले कंट्री, देन स्टेट, देन डिस्ट्रिक्ट, देन एरिया एंड देन इंडिविजुअल। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मल्टी स्टेज में हमारे जो लार्ज पॉपुलेशन है उसको स्मॉल क्लस्टर्स में, स्मॉल स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, उनकी सैम्पलिंग कर रहे हैं। तो ये है आपका मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, फोर्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पल मेथड। अब देखिए, रैंडम जो हमारे सैंपल थे उनके 3 पार्ट थे। फर्स्ट सिंपल रैंडम सैंपल, सेकंड था आपका रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपल जिसके हमने 4 पार्ट्स कर लिए हैं, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर और मल्टी स्टेज। तो अब रैंडम सैम्पलिंग मेथड का जो लास्ट आपका मेथड है वो रह गया है, दैट इज़ कॉल्ड सिक्वेंटल सैम्पलिंग। एंड सिक्वेंटल सैम्पलिंग इज़ ए नॉन प्रॉब्लिस्टिक सैम्पलिंग टेक्निक। अब देखिए, इसमें क्या होता है, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम जो क्वालिटी कंट्रोल है,
बेसिकली जब हमें क्वालिटी कंट्रोल करना होता है तब हम लोग क्या करते हैं, सिक्वेंटल सैम्पलिंग मेथड को काम में लेते हैं। यानी कि इसके अंदर हमारा बिल्कुल अलग तरीके से सैम्पलिंग होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हम ना तो सैंपल का पहले ही कोई साइज़ डिसाइड करते हैं कि हमारा सैंपल साइज़ क्या होगा, और ना ही हम कोई टाइम फ्रेमिंग करते हैं कि हम एक सैंपल या 2 सैंपल में अपने जो रिज़ल्ट है उस पर आ जाएंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, आपके पास एक सैंपल आया, आपने जो आपको क्वालिटी चाहिए, अगर वो उस रिक्वायरमेंट को वो सैंपल फुलफ़िल नहीं कर रहा है तो दोबारा आप टेस्ट अप्लाई करते हो, देन थर्ड टेस्ट, फोर्थ टेस्ट, आप तब तक टेस्ट अप्लाई करते रहते हो जब तक कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो आपका क्वालिटी जो आप चाहते हैं वो कम्प्लीटली आपको सेटिस्फाई नहीं कर देती, तब तक आप क्या करते हैं, इसमें टेस्टिंग और सैम्पलिंग करते रहते हैं। तो ये हमारा इसलिए कहलाता है सिक्वेंटल सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया है, जो रैंडम सैम्पलिंग है उसकी बेसिकली जो 3 मेथड्स थे उनको डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट था हमारा सिंपल रैंडम सैंपल, सेकंड था हमारा रेस्ट्रिक्टेड सैंपल जिसके अलग अलग 4 हमने सब डिवाइडेशन किए थे, उनको भी हमने डिस्कस कर लिया है, और लास्ट है हमारा सिक्वेंटल सैम्पलिंग। तो इस तरीके से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक थ्योरी क्वेश्चन कंपल्सरीली ही आपके 20 मार्क का एक आ जाता है, जिसमें वो पूछ सकता है कि डिस्कस द डिफरेंट मेथड्स ऑफ द सैम्पलिंग। अब आ जाइए, नेक्स्ट है आपका टॉपिक नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड्स। अब तक जो हमने किए थे वो रैंडम सैम्पलिंग थे, जहाँ पर क्या होता था, ईच एंड एवरी यूनिट हैव दी इक्वल चांसेस फॉर दी सिलेक्शन। ये अलग बात है, उसमें हम लोग ग्रुप या सब ग्रुप बना देते थे या फिर हम लोग उसका कोई सिस्टम डिसाइड कर देते थे। लेकिन रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, हर जो यूनिट है पॉपुलेशन की उसके सिलेक्शन के इक्वल चांसेस होते हैं। लेकिन अब जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, जैसे हम देख सकते हैं कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, हर यूनिट के सिलेक्शन के इक्वल चांसेस हम नहीं दे रहे। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग जो है सैंपल की जो यूनिट्स हैं उनका सिलेक्शन हम लोग किसी ना किसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो अब देखिए, इसमें हमारे 3 पार्ट थे। जो फर्स्ट है वो है जजमेंट सैम्पलिंग और पर्पसिव सैम्पलिंग। देखो, जजमेंट सैम्पलिंग को हम लोग पर्पसिव सैम्पलिंग भी कहते हैं, सब्जेक्टिव या सिलेक्टिव सैम्पलिंग भी कहते हैं। अब ये जो टेक्निक है ये किस पे डिपेंड है, ये रिसर्चर के जजमेंट पर डिपेंड है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं जजमेंट सैम्पलिंग। अब देखो, जजमेंट क्या होता है, बेसिकली आप मान लीजिए मुझे डिबेट कंपटीशन के लिए बच्चे चाहिए, यानी स्टूडेंट्स हैं आपकी 100 स्टूडेंट की, और मुझे क्या है, मेरा जो पर्पज़ है वो है कि डिबेट के लिए मुझे सेलेक्ट करने हैं, डिबेट के लिए मुझे बच्चों का सिलेक्शन करना है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं ऐसे रैंडमली तो सेलेक्ट नहीं कर सकती ना कि 100 में से कोई भी मैं नंबरिंग कर दूँ और कोई भी अगर 5 स्टूडेंट आते हैं तो मैं उनको डिबेट के लिए इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन के लिए ले जाऊँ। तो उसमें क्या हुआ, मेरा पर्पज़ हो गया। तो पर्पज़ ये हुआ, तो अब मैं अगर मान लो सिलेक्शन कर रही हूँ तो मैं केवल उन्हीं बच्चों को सेलेक्ट करूँगी जिनको मुझे पता है कि क्या आता है, बोलना आता है, दे कैन परफॉर्म इन द डिबेट कंपटीशन। तो यानी कि मैंने पर्पसफुली क्या किया है, सिलेक्शन किया है। तो इसी तरीके से आपका जब रिसर्च होता है और रिसर्च में आप पर्पसफुली अपनी खुद की इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो, सैम्पल साइज, सैम्पल का सिलेक्शन कर रहे हो, सैम्पल यूनिट्स को चूज़ कर रहे हो, तो वो हमारी क्या कहलाती है, जजमेंट और पर्पसिव सैम्पलिंग। अब इसमें क्या है, जो भी आपका सैम्पल है वो कैसा बनेगा, किस पे डिपेंड करता है, बिल्कुल केवल रिसर्चर पर ही डिपेंड करता है, जो सेलेक्टर है उसी पर डिपेंड करता है कि वो क्या करे, अपने एक्सपीरियंस का, अपनी क्वालिटी का और आपका जो ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का उसको ध्यान में रख कर ही क्या करे, सैंपल का सिलेक्शन करे। अगर वो बायस्ड हो जाता है तो आपका सैंपल सही नहीं बन पाता। तो ये ज़रूरी है कि जो सेलेक्टर पर्सन है वो अनबायस्ड हो, उसको पता हो कि आपकी रिसर्च का ऑब्जेक्ट क्या है, वो अपनी क्वालिटी और एक्सपीरियंस को अच्छे से काम में लेते हुए ही सैंपल साइज़ को फ्रेम करे। तो जजमेंटल जो सैम्पलिंग है उसकी एडवांटेजेस क्या है, टाइम सेविंग है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपका जो रिसर्चर है वो अनबायस्ड है तो ये बहुत ही अच्छी है, आप किसी अगर पर्पसफुली कोई भी अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए। सेकंड आपका आ जाता है नॉन रैंडम सैम्पल मेथड है कन्वीनियंस सैम्पलिंग।
ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है। इसके नाम से ही क्या है, कन्वीनियंस, यानी कि इसमें क्या है कि जो भी आपकी रिसर्च यूनिट हैं वो कन्वीनियंटली खुद ही क्या करना चाहती हैं, सेलेक्ट होना चाहती हैं, या फिर वो आपकी अप्रोच में है। जैसे अभी मैंने देखा था मल्टी स्टेज में कि मैंने अपने आसपास वाले ही 2 स्कूल्स ले लिए, और उन स्कूल्स में भी मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि आप जो करना चाहते हैं मेरी रिसर्च के अंदर काम, वो आ जाइए। तो यानी कि इसमें क्या होता है कि हमारा जो सैंपल बनता है उस सैंपल के अंदर जो यूनिट्स हैं वो यूनिट्स होती हैं जो हमारे लिए कन्वीनियंटली काम करना चाहती हैं और हमें अपने आप ही डेटा प्रोवाइड करवाना चाहती हैं। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी क्या है, बहुत ही कॉस्ट जो इफ़ेक्टिव है वो होती है, बहुत इकोनॉमिक होती है, और हमें बिल्कुल भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन बस यही है इसमें भी कि आपके जो वॉलंटियर्स हैं वो बायस नहीं होने चाहिए, और कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर आपकी पॉपुलेशन में अलग अलग करेक्टर हैं तो वो सभी कलेक्टर आपके सैम्पल साइज़ में इंक्लूड हो जाएं। नाउ लास्ट है आपकी कोटा सैम्पलिंग। अब देखिए कोटा सैम्पलिंग जो है ये भी मार्केट रिसर्च में ज़्यादा काम में आती है। यानी कि आपने देखा होगा कि हम अलग अलग कोटास बना देते हैं। कोटा जैसे मान लीजिए कोई भी इंटरव्यूअर है, अब मैं अपने एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करना चाहती हूँ, तो मैंने अलग अलग 4 कोटे बना दिए कि 20 तो मैं मेल लूँगी, 20 मैं फ़ीमेल लूँगी, 10 टीनेजर गर्ल्स लूँगी और 10 टीनेजर्स बॉयज़ लूँगी। तो मैंने कोटा डिसाइड कर दिया कि मेरे को अगर टोटल 100 सिलेक्शन करना है तो 100 में 20 तो मेरे इतने होंगे, 20 ये वाले होंगे, 20 ये वाले होंगे। तो ये क्या हो गया, कोटा बन गया। तो इसको हम बोलते हैं कोटा सैम्पलिंग। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, अलग अलग अपने जो भी सैम्पल साइज है उसके कोटे फिक्स कर देते हैं और उस कोटे के अकॉर्डिंग हमारा सिलेक्शन होता है। तो बेसिकली इसकी एडवांटेज ये है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है यहाँ पे, और रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो अच्छे से कोटे के अकॉर्डिंग उनको भी अपना पूरा जो काम करने का तरीका है वो क्लियर हो जाता है, और अच्छे से वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना वर्क परफॉर्म करके कोटा सैम्पलिंग के अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे जितने भी अलग अलग सैम्पलिंग मेथड्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सैम्पलिंग मेथड किस तरीके से चूज़ होंगे वो डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी कितनी है, आपके पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है सैम्पल रिसर्च का। अगर आपका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव ऐसा है जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग के अकॉर्डिंग ही क्या कर सकते हो, आप सेटिस्फाई कर सकते हो, तो आप पहले उसी को ऑप्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी जो पॉपुलेशन है उसमें एक ही करेक्टर है, उसमें होमोजेनिटी है, तो आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका जो पॉपुलेशन है उसमें अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स के लोग हैं, उसमें बहुत ज़्यादा होमोजेनिटी नहीं है, और आपका जो सैंपल है उसमें आप चाहते हैं कि हर करेक्टर का जो यूनिट है वो इंक्लूड हो, तो फिर आप स्ट्रेटिफाइड या क्लस्टर सैम्पलिंग ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो पॉपुलेशन है बहुत ही लार्ज है और आप उसको स्मॉल जो स्टेजेस हैं, स्मॉल जो क्लस्टर्स हैं उनमें आप लोग डिवाइड करना चाहते हैं, तो आप मल्टी स्टेज क्या कर सकते हैं, सैम्पलिंग ले सकते हैं। तो ये जितने भी मेथड्स हैं, ये मेथड्स अपने अपने एसेंशियल फीचर्स अपने साथ लेकर चलते हैं, अपने अपनी रिक्वायरमेंट अपने साथ लेकर चलते हैं। तो जो भी आपके रिसर्च के फ्रेम में फ़िट होता है मेथड, आप उसी को काम में लेते हैं। और ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आपको सारे मेथड्स की जो भी आपकी एक तरीके से कहते हैं ना कि उसका जो मेथड है उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या उसको अप्लाई इम्प्लीमेंट करने के तरीके हैं, अगर वो सब आपको पता होंगे तभी आप एक अच्छा मेथड काम में ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप उस मेथड को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो एक अच्छे रिसर्चर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सैम्पलिंग के सभी मेथड्स को जाने, अच्छे से उनकी मीनिंग को जाने, उनकी जो भी क्वालिटीज़ हैं उनको जाने, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करें, अपनी रिसर्च में उनको काम में ले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने आज डिस्कस किया है। इसमें से एक थ्योरी क्वेश्चन भी ज़रूर आता है, और अगर आप कभी रिसर्च भी करना चाहते हैं तो आप अगर सैम्पलिंग मेथड काम में लेते हैं तो उसमें आपको ये सारे मेथड्स के मीनिंग और जो भी इनके एसेंशियल फीचर्स हैं वो पता होने ज़रूरी हैं, ताकि आप एक अच्छी रिसर्च कंडक्ट कर सकें और डेटा जो कलेक्शन वाला पार्ट है वो आप अच्छे से परफॉर्म कर सकें। थैंक यू।